नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। आज का दिन देश के डॉक्टर्स के लिए, खासतौर से इस चुनौतीपूर्ण वक्त में जबकि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया कोरोना वायरस जैसे संक्रमण जैसी चुनौती का सामना कर रही है, बेहद महत्वपूर्ण है। आज देश की सरकार ने डॉक्टर्स, स्वास्थ्यकर्मी और जो मेडिकल टीम है, इसकी सुरक्षा के लिए एक अध्यादेश लाने का फैसला किया और इस अध्यादेश में जो प्रावधान है वो बेहद बेहद सख्त हैं। अगर अब किसी भी तरीके से किसी डॉक्टर को, किसी स्वास्थ्यकर्मी को या फिर किसी मेडिकल टीम को असामाजिक तत्वों के द्वारा निशाना बनाया जाता है तो फिर उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। किसी तरह की जमानत का कोई भी प्रावधान नहीं है। इतना ही नहीं, 7 साल तक की सजा का भी प्रावधान किया गया है। निश्चित तौर पर यह इस चुनौतीपूर्ण वक्त में डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए एक रिमार्केबल फैसला है और हमें लगता है कि इससे देश के स्वास्थ्य कर्मियों को, इन कोरोना योद्धाओं को हौसला मिलेगा और वो अपनी आगे की लड़ाई को जारी रखेंगे। कोरोना का कहर पूरी दुनिया में लगातार बढ़ता जा रहा है। जो संख्या है वो 25,65,000 के पार चली गई है पूरी दुनिया में। इसी तरह से अगर हम पूरी दुनिया में मौत के आंकड़े को देखें तो ये 1,77,000 के पार चला गया है। यह स्थिति पूरी दुनिया में बन रही है। इधर हमारे देश में यानी भारत में जो स्थिति है वो 20,000 के आसपास पहुंच रही है। जो आधिकारिक आंकड़ा है वो 19,900 को पार कर गया है, जबकि हमारे यहां मरने वालों की संख्या जो है वो 640 हो गई है। 3,870 मरीज ठीक भी हुए हैं। इधर उत्तर प्रदेश में देखिए 1,412 जो संख्या है कोरोना पॉजिटिव्स की वो अब तक हो गई है। उत्तर प्रदेश में 21 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। 165 मरीज अब तक ठीक हुए हैं। 10 जिले संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं, कोरोना संक्रमण से। और ये जो एक्टिव केसेस है उत्तर प्रदेश में, इनका जो आंकड़ा है वो 1226 का है। कुल मिलाकर स्थिति चुनौतीपूर्ण लगातार बनी हुई है और चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार हो, वो इस चुनौती से निपटने के लिए लगातार काम कर रही है, लगातार प्रयास कर रही है। और इसी कड़ी में हमने देखा कि आज बाकायदा कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, कैबिनेट ने अध्यादेश पास किया और इस अध्यादेश के पास होते ही जो देश के कोरोना वॉरियर्स हैं, खासतौर से हमारे स्वास्थ्यकर्मी, उनको एक तरह का सुरक्षा कवच मिला। अब उम्मीद यह की जानी चाहिए कि किसी भी तरह का कोई भी असामाजिक तत्व हमारे डॉक्टर्स पर, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों पर या फिर मेडिकल टीम पर हमला करने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचेगा। आज सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दे रहे थे तो उन्होंने यह भी बताया कि सरकार पूरी तरह से इन कोरोना योद्धाओं के साथ खड़ी हुई है इस बहुत ही चैलेंजिंग वक्त में। इससे पहले आज सुबह गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरी स्थिति का जायजा लिया था। आप जानते हैं कि आईएमए ने कॉल दिया था जिसमें उन्होंने जो हमले हो रहे थे स्वास्थ्य कर्मियों की टीमों पर, डॉक्टर्स पर, उनके विरोध में एक काला दिवस मनाने का फैसला किया था। आज गृह मंत्री की रिक्वेस्ट पर आईएमए ने अपना यह फैसला टाल दिया, विरोध का यह फैसला टाल दिया और गृह मंत्री की तरफ से भरोसा यह दिलाया गया है कि हर किस्म की सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी इस चुनौतीपूर्ण वक्त में देश के डॉक्टर्स को, देश के योद्धाओं को। तो ये जो स्थिति है ये दोनों लिहाज से बहुत चैलेंजिंग है। तीसरी एक स्थिति उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हैं वो अभी भी रुक नहीं रही हैं। आज अलीगढ़ में पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया। दरअसल अलीगढ़ में कुछ पुलिसकर्मियों की एक टीम पहुंची थी सब्जी मंडी के इलाके में। 6 बजे से 10 बजे तक का समय है। इस निश्चित समय के बाद मंडियों को, दुकानों को खुलने की परमिशन नहीं है, लेकिन वहां दुकानें फिर भी खुल रही थी। इस स्थिति का जायजा लेने के लिए, लोगों को समझाने के लिए वहां पर पुलिस की एक टीम पहुंची, लेकिन वहां पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया जिसमें कुछ पुलिसकर्मी लहूलुहान हुए, जख्मी हुए। यह जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है ये अभी नहीं रुक रही है, अभी नहीं थम रही है। आज फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ बैठक की है और इस तरह की स्थितियों पर कड़ी कार्रवाई, कड़ी निगाह रखने की बात कही। हमने देखा कि इससे पहले मुरादाबाद में, उससे पहले बरेली में और दूसरे इलाकों में भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। आज इस सब पर हम विस्तार से बात करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज बहुत ही सम्मानित, बहुत ही वरिष्ठ डॉक्टर, एडिशनल प्रोफेसर एम्स डॉक्टर राकेश गर्ग
हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गर्ग, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। हमारे साथ अश्वनी शाही साहब, नेता प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, जुड़े हुए हैं। शाही साहब, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ शैलेंद्र तिवारी, नेता प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गौरव चंदेल, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हैं। चंदेल साहब, स्वागत। और अरविंद जयतिलक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सम्मानित पत्रकार, वरिष्ठ विश्लेषक। जयतिलक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम आप सारे मेहमानों के पास आए, इससे पहले हम डॉक्टर गर्ग को सबसे पहले जोड़ना चाहते हैं। डॉक्टर गर्ग, आज जिस तरह का फैसला केंद्र की सरकार ने लिया, जिस तरह से सरकार अध्यादेश लेकर आई है, जिसमें यह प्रावधान किए गए हैं कि अब अगर कोई भी हमारे देश के डॉक्टर्स को, स्वास्थ्य कर्मियों को, मेडिकल टीम को निशाना बनाने की कोशिश करता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। 1 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जिसमें जमानत नहीं है। इसे आप जैसा वरिष्ठ और सम्मानित डॉक्टर किस निगाह से देखता है? क्या जो असुरक्षा की भावना इस चुनौतीपूर्ण वक्त में डॉक्टर गर्ग स्वास्थ्य कर्मियों के बीच आ रही थी, कोरोना वॉरियर्स के बीच आ रही थी, आपको लगता है कि आज अध्यादेश लाकर उस असुरक्षा की भावना को सरकार ने दूर कर दिया है? डॉक्टर गर्ग, देखिए, मेडिकल फैसिलिटी हमेशा काम करना चाहती है और एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में काम करना चाहती है। तो इस तरह का सपोर्ट मिलता है तो एक जी। और जहाँ तक मुझे लगता है कि पहले भी अच्छा बिल्कुल देश के लिए काम करते रहे हैं और इस तरह का एक रिएश्योरेंस जो मिलेगा उससे वो एक मोरल बूस्टिंग सबका रहेगा और जो एक अच्छा कंट्रीब्यूशन इस समय में करना चाहिए सभी को, सिर्फ डॉक्टर्स का नहीं, जितने भी एसेंशियल सर्विसेज के लोग हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन जारी रहेंगे तो एक रिएश्योरेंस उनके लिए काफी फेवरेबल रहेगा। तो ये काफी फेवरेबल रहेगा, हौसले को बढ़ाएगा और जिस तरह से देश की सेवा इस चैलेंजिंग टाइम पर करते आ रहे हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं, वो आगे भी रहेगा। डॉक्टर गर्ग, हम ये जानना चाहते हैं कि कल से आज तक बहुत सारी चर्चा देश में रैपिड टेस्ट किट को लेकर हुई है और अब चर्चा ये भी हो रही है कि एक तरीके से चीन के द्वारा भारत के साथ छल करने की कोशिश की गई। आमतौर पर जो रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है केंद्र सरकार की, डॉक्टर गर्ग, जिसमें हेल्थ मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री और आईसीएमआर के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, वो इस पर प्रतिक्रिया और बयानात रखते हैं। हमने देखा कि कल आईसीएमआर ने यह बताया था कि 2 दिनों के लिए देश के सभी राज्यों में इस रैपिड टेस्ट किट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है क्योंकि वो इस पर अपना शोध करेंगे। 6% से लेकर 71%, 71% तक लेकर परसेंट तक एरर पाए गए हैं। इस चैलेंजिंग टाइम में रैपिड टेस्ट किट पर सवाल उठना, इसे आप किस तरह से देखते हैं? कहां चूक हुई जो इस वक्त में इतनी बड़ी खामी पाई गई? सर देखिए, रैपिड टेस्ट एक क्योंकि नया नोवल इन्फेक्शन है तो इसका ऐसा नहीं था कि पहले से अवेलेबल रहा होगा और उसको यूज किया, क्योंकि इन्फेक्शन भी नया आया है तो किट भी नई तरीके से इसकी बनी है और आईसीएमआर उसमें पूरा सावधानी रख रहा है क्योंकि उन्होंने इसको होल्ड पे रखा है तो पूरा सावधानी रहेगा क्योंकि जो भी उसके रिजल्ट्स हैं वो सही तरीके से रिजल्ट सामने आए। तो आईसीएमआर अपना इस काम कर रहा है और देखेगा कि इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि एक नया टेस्ट था इस नए इन्फेक्शन के लिए तो उसको ये देखना जरूरी है कि उसके रिजल्ट भी एक्सेप्टेबल लिमिट्स में रहे। 100% रिजल्ट तो किसी भी टेस्ट के नहीं होते हैं तो इसमें भी जितना एक्सेप्टेबल लिमिट्स रहेगा तो उसके हिसाब से इसको दोबारा से रिलीज किया जा सकता है। तो आने वाले दिनों में हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि ये सिचुएशन दुरुस्त होगी, सही होगी। डॉक्टर गर्ग, अब हम 20,000 के आंकड़े के बहुत करीब खड़े हैं। 19,900 से ज्यादा हिंदुस्तान में जो कोरोना पॉजिटिव्स हैं उनकी संख्या हो चुकी है। आप जैसा एक्सपर्ट जब डे टू डे सिचुएशन को रिव्यू करता है तो आज आप हमारे दर्शकों को क्या बता सकते हैं कि ये सिचुएशन अब किस पोजीशन पर पहुंच रही है? आने वाले दिन और कितने चुनौती भरे हैं? 3 तारीख तक, 3 मई तक ये लॉकडाउन 2 की स्थिति है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो केसेस बढ़ने की संख्या है इसमें कमी नहीं आ रही है। 2-3 दिन पहले आईसीएमआर ने जरूर कहा था, आपने भी प्राइम न्यूज के दर्शकों को जानकारी दी थी कि ये जो डबलिंग फॉर्मूला है उसके हिसाब से 40% की कमी आई है, लेकिन रोज तकरीबन 1000 या 1200 केसेस का बढ़ना यह अपने आप में एक चिंता का सबब है। तो 20,000 के इस आंकड़े को, तकरीबन 20,000 के इस आंकड़े को आप किस लिहाज से देखते हैं? देखिए, पेशेंट का नंबर बढ़ रहा है वो तो एक चिंताजनक है और उसके लिए हमें जो लॉकडाउन का प्रिंसिपल है और जो हम बाकी सावधानियां रखने की कोशिश करते हैं
उसको तो हमें रखना ही रखना है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, अपना हैंड हाइजीन, वो सारी प्रिकॉशंस हमें रखें। बट जिस हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो सारा जो डबलिंग टाइम हम बात करते हैं कि जितने पेशेंट्स पहले आ रहे थे उतने अभी नहीं आ रहे हैं, तो इसका इफेक्ट बहुत अच्छा रहा है इस टाइम। तो दैट इज अ रीअश्योरिंग आउटकम फॉर द इफेक्ट विच इज बीइंग डन नाउअडेज इन द कंट्री। तो आई थिंक हम अगर उसी तरह से माहौल को मेंटेन करके रखते हैं, अपना स्टे एट होम, हैंड हाइजीन, लेस आइसोलेशन में रहें, तो हमें लगता है कि आगे आगे एक रीअश्योर्ड नंबर्स हमें मिलता रहेगा। जी डॉक्टर गर्ग, आप एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से जुड़े हुए हैं। एम्स ने क्या विशेष तैयारियां की हैं और खासतौर से वहां जिस विभाग को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमने ये सुना था कि 20 तारीख के बाद से कुछ स्थितियों को वहां सामान्य किया जाएगा। क्या इस तरह की स्थिति वहां हुई है? नहीं, हमारे यहाँ पर अभी काफी चीजें कंट्रोल में ही है, सारी सुविधाएं यहाँ पर मिल पा रही हैं और पेशेंट केयर जहाँ जहाँ जितना जितना संभव है उस हिसाब से मिल रहा है। पेशेंट को अर्जेंट सर्जरी मिल रही है और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा तो उसका एक्सपेंशन होता रहेगा। आई थिंक इसके लिए तो एडमिनिस्ट्रेशन जैसे जैसे कंडीशन आती रहेगी वैसे वैसे स्टेप्स लेते रहेंगे ताकि सारा काम ठीक ठाक से चले। डॉक्टर गर्ग, ये ओपीडी खोलने पर अभी किसी तरह का कोई विचार हो रहा है क्या? किसी तरह की कोई गाइडलाइन, कोई चर्चा? इस बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है अभी के लिए तो, लेकिन ओपीडी हमारा रूटीन ओपीडी तो अभी चल ही रहा है। नंबर कम किया, बट ओपीडी तो चल रहे हैं, पेशेंट्स हम लोग अभी भी देख रहे हैं जी। और वहाँ जो हमारा प्रोटोकॉल है, जो जैसे जो सावधानियां रखनी चाहिए हम फॉलो कर रहे हैं और उसका एक्सटेंशन नियर फ्यूचर में भी होता रहेगा। बट पेशेंट्स तो अभी भी ओपीडी में देख ही रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद डॉक्टर गर्ग, समय निकालने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी प्राइम न्यूज के दर्शकों को देने के लिए। डॉक्टर राकेश गर्ग हमारे साथ जुड़े हुए थे, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से जुड़े हुए हैं और वो ये महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे कि सरकार आज जिस तरह से अध्यादेश लेकर आई है, पहले से जो देश की सेवा ये पूरा डॉक्टर समुदाय करता आया है उसको और ज्यादा हौसले के साथ करेगा, क्योंकि पिछले दिनों जो कुछ घटनाएं हुई जिससे एक किस्म की असुरक्षा का भाव आया तमाम स्वास्थ्य कर्मियों में, आज सरकार ने उसे दूर करने का काम किया है। अब हम बाकी मेहमानों के पास चलते हैं। हमारे साथ अश्विनी शाही साहब, शैलेंद्र तिवारी जी, गौरव चंदेल, अरविंद जयतिलक जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम विश्लेषकों की राय लेते हैं, फिर हम शैलेंद्र जी और अश्विनी जी की तरफ रुख करेंगे। अरविंद जयतिलक जी, एक ओवरऑल सिचुएशन लखनऊ में बैठकर क्या आपका नजरिया है? 20,000 के आंकड़े के हम आसपास हैं, डबलिंग के फॉर्मूले में जरूर कमी हो रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 1000, 1200, 1300 ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में भी आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और अब ये 1400 की संख्या के आसपास पहुंच गया है। 1412 कुल पेशेंट हैं और 1226 एक्टिव केसेस हैं। तो क्या लगता है आपको, चुनौती अभी भी कितनी बड़ी है और इससे निपटने के लिए लॉकडाउन या सोशल डिस्टेंसिंग ये सब तो हम कर रहे हैं, हमने जो टेस्ट हैं उनकी मात्रा, उनकी संख्या भी बढ़ाई है, इसके अलावा और क्या किया जा सकता है जिससे कि जल्दी से जल्दी हम इस चुनौती पर काबू पाए, इस कोरोना को हराएं? आपकी निगाह में क्या विश्लेषण है, रखिए दर्शकों के सामने। बिल्कुल राजीव जी, देखिए चुनौती तो सघन है और अभी दिख नहीं रहा है कि इस हालात से बहुत उबरने की संभावना अति शीघ्र हो पाएगी, क्योंकि आपने सही कहा कि मरीजों की तादाद जो है, संक्रमण जो है बढ़ रहा है और आप दिल्ली में भी देख लीजिए, लखनऊ में भी देख लीजिए, हॉट स्पॉट जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। इसका मतलब सीधा हुआ कि संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़ रही है। निसंदेह जो ICMR पिछले दिनों कहा था कि लगभग 40% जो है कमी आई है, लेकिन जिस तरह से वृद्धि हो रही है वो बहुत संतोषजनक नहीं है जी। एक तो कारण ये है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सबसे बड़ी समस्या जो कानून और व्यवस्था को लेकर के हो रही है, जिस तरह से स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर, डॉक्टरों के ऊपर और पुलिस के ऊपर हमले बढ़ रहे हैं, यह बहुत ही चिंताजनक है। देखिए, कानून की भाषा में पुलिस पर हमला थाना पर हमला माना जाता है और ऐसे लोग जो हमलावर हैं वो कभी भी समाज के, देश के शुभचिंतक नहीं हो सकते हैं। ठीक बात। इस संदर्भ में सरकार द्वारा जो अध्यादेश लाया गया है बहुत ही प्रासंगिक है, लेकिन यह कहना है अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि उसका असर जो है इन हमलावरों के ऊपर, जो समाजद्रोही है उनके ऊपर पड़ेगा। ठीक है कि दिन भर प्रीत नहीं होती है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर इस तरह से कार्य कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपने देखा कि कल जो है रायबरेली में जो है लखनऊ से लगा हुआ है, वहाँ पे 33 जो है पेशेंट पाए गए, उसमें बहुतायत संख्या जमाती थे। तो निसंदेह जो अभी बहुत बड़ी चुनौती है और जो है लॉकडाउन जो हमें नहीं लगता है कि 3 मई के आसपास भी कोई खुलने की संभावना
होगी राजीव जी। 3 मई के बाद भी या उसके आसपास भी खुलने की संभावना नहीं होगी। इससे पहले कि हम चंदेल साहब को जोड़ें, अरविंद जी, हम एक सवाल ये करना चाहते हैं कि देखिए, पहला 21 दिनों का लॉकडाउन हम लोगों ने कामयाबी पूर्ण तरीके से पूरा किया। आज लॉकडाउन 2 का 8वां दिन है। इसका जो टोटल पीरियड है अरविंद जी, आप जानते हैं कि 19 दिनों का है। आप कल रायबरेली की घटना का जिक्र कर रहे हैं। आज बुलंदशहर में 50 से 54 की संख्या में, या तो वो 50 हैं या फिर 54 हैं, जमाती मिले हैं और वो बगैर अनुमति के वहां पर रह रहे थे। उनमें कुछ विदेशी हैं, 10 या 16 विदेशी जमाती हैं। हम जानना ये चाह रहे हैं कि चूक कहां पर हो रही है कि तकरीबन 30 दिन होने को हैं लेकिन अभी तक ये चिन्हीकरण नहीं हो पाया है। और क्या मतलब इन लोगों को चिन्हित करने के लिए, पकड़ने के लिए और क्या किए जाने की आवश्यकता है? देखिए, प्रशासन पूरी सख्ती दिखा रहा है। पहले से ही एक लॉकडाउन की स्थिति है। धर्म गुरुओं से बात करके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके सरकार ने, मुख्यमंत्री ने अपील की है कि यह वक्त कतई ऐसा नहीं है जहां अपनी शक्ति को जाया किया जाए, है ना। वक्त यह है कि आप खुद सामने आएं और सामने आकर अपने बारे में बताएं, जिससे कि हम बेहतर ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ सके। लेकिन वो स्थिति बन नहीं रही है। तो और क्या किया जाए जिससे कम से कम इस एक स्थिति से हम उभरें? अभी तो एक स्थिति की चुनौती के भीतर चुनौती है। सबसे बड़ी चुनौती कोरोना वायरस की है, लेकिन उससे भी लड़ने से पहले एक चुनौती यह है कि उन लोगों को चिन्हित करना जो कि आराम से खत्म हो सकती है। आराम से लोग आकर अपने बारे में बता सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं और वो अच्छे मेडिकल ट्रीटमेंट के अंडर में आ सकते हैं। तो अरविंद जी, ये हो क्यों नहीं पा रहा है? क्या इसकी वजह है इतनी सारी कोशिश के बावजूद? राजीव जी, देखिए, यह किस्म की मानसिकता है। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि जब दुर्योधन से पूछा जाता है कि क्या तुम धर्म के बारे में नहीं जानते हो, तो वह कहता है कि मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं लेकिन पालन नहीं होता है। ठीक वही मानसिकता यहाँ पर है। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन के बारे में या कोरोना वायरस के संक्रमण के बारे में या इससे होने वाले नुकसान के बारे में ये लोग परिचित नहीं है, लेकिन ये जानबूझ करके जो है अपनी जान तो जोखिम में डाल ही रहे, समाज को भी पूरी तरह से संक्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आपने जो सवाल किया कि आखिर इस पर कैसे काबू पाया जाए, स्वाभाविक रूप से सबसे पहले चिन्हित करने की जिम्मेदारी है। चिन्हित हो भी रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इधर से उधर भाग रहे हैं, फिर रहे हैं, अपने को छिपा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है समाज को खतरे में डाल रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कानून प्रशासन जो है ऐसे लोगों के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई करे और वह समाज में दिखे भी। जब कार्रवाई होती दिखती है तो लोगों जो अपराधिक तत्व होते हैं, समाज जो हित तत्व होते हैं, उनके मन में खौफ खाता है। तो ये कहीं कहीं बहुत ही आवश्यक भी हो जाता है। बहुत अधिक लिबर्टी जो है ऐसे संगीन समय में जो है बहुत उचित नहीं है। लेकिन देखा जा रहा है कि बावजूद इसके जो है हमारे पुलिसकर्मी जो है बहुत अच्छी तरीके से लोगों से पेश आ रहे हैं। लेकिन ये ऐसे लोग नहीं है कि इनके साथ इस तरह से पेश आया जाए। इनके साथ कठोरता बहुत जरूरी है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, अभी एक बीच में एक और प्रसंग उठा था कि कहीं ना कहीं इसमें रोहिंग्या भी शामिल है। ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जाए और इनकी टेस्टिंग हो। और चौथी बात यह है राजीव जी कि जो हम लोगों के यहाँ टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है बहुत ही धीमी गति से चल रही है। आपने चर्चा के दौरान लाया भी कि किस तरह से चीन से जो टेस्टिंग किट आई है उसमें 71% जो फेल्योर हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या है और सरकार को जो है इस समस्या से किस तरह पार पाया जाए, इसको लिए जो है बृहद रोड मैप की जरूरत है। राजीव जी, बृहद रोड मैप की जरूरत है। अरविंद जी, कृपया करके आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम चंदेल साहब को जोड़ते हैं और उसके बाद तुरंत हम पॉलिटिकल पैनल पर चलेंगे। चंदेल साहब, इस पूरी सिचुएशन को, इन सारे विषयों को आप कैसे आंक रहे हैं और पूरे मंथन के बाद आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? ये स्थिति क्यों काबू में नहीं आ रही है? भाई, सवाल यह कि जो चीज सहज हो जानी चाहिए उसको काबू में करने के लिए इतनी मशक्कत गौरव चंदेल क्यों करनी पड़ रही है? जी देखिए राजीव जी, सबसे पहले तो आपकी बात में जवाब है कि चीजें इतनी सहज तरीके से जब हो सकती हैं और भारत जैसे देश में जिस हिसाब से पिछले कई दिनों से इन चीजों की मॉनिटरिंग की जा रही है और भिन्न भिन्न प्रकार की पॉलिसीज लाई जा रही हैं, हॉस्पिटल अरेंज किए जा रहे हैं, किट्स अरेंज किए जा रही हैं, तो कुछ मानसिकता के लोग ऐसे हैं राजीव जी जिनको इस बात से ही दिक्कत है कि इतना सहज तरीके से हो कैसे रहा है भारत में। तो उस प्रयास को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बेहद ही शर्मनाक है ये जो आज अलीगढ़ में भी हुआ। इसकी जितना निंदा की जाए उतनी कम है। आज जिस तरीके से पुलिस कर्मियों के ऊपर, और अच्छा किया सरकार ने अभी अध्यादेश ला करके, और सबसे खास बात बताऊं मैं आपको इस अध्यादेश की राजीव जी कि
1 साल के अंदर अंदर इसके अंदर वर्डिक्ट देना होगा। और जो इसका इन्वेस्टिगेशन भी है, जैसे कि अमूमन आप देखते थे कि बाकी केसेस के अंदर आधे से ज्यादा लोगों के दिमाग में यही रहता था संजय कि भैया एक बार अगर कोई केस हुआ, कोई सेक्शन में लगे, अंदर गए, चार्जशीट होने से लेकर के फाइनल होने तक में भैया 5-7 साल 10 साल का वक्त पे छूट ही जाएंगे। बिल्कुल ठीक लेकिन बात। अगर जिस तरीके का अपराध अगर आप किसी भी कोविड वॉरियर के ऊपर या उसकी इनफैक्ट आप एक वैन के ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी आप डैमेज करते हो तो उस प्रॉपर्टी का डबल कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा और इन्वेस्टिगेशन को भी 30 दिन के अंदर खत्म किया जाएगा। और साथ ही साथ वर्डिक्ट भी ऐसे केसों के अंदर 1 साल के अंदर ही देनी होगी, ये भी बाइंड किया गया है। दूसरा, ये मानसिकता को तोड़ना जरूरी है। ये जो मानसिकता है कि इतना सहज तरीके से भारत कैसे काम कर रहा है, इतना सहज तरीके से भारत के अंदर जो आंकड़े हैं अभी भी मैं मानता हूं कि धीरे धीरे करके ये बढ़ना चालू हो रहे हैं। अभी हमारे पास जो चाइना से किट्स वगैरह आई उसके अंदर आप देखेंगे तो मैक्सिमम किट्स जो थी वो खराब निकली। तो वो तो देखिए ये मानसिकता चाइना की नहीं, ये मानसिकता भारत के अंदर रहने वाले कुछ लोगों की भी है जो पिछले कई दिनों से मोदी जी के या जनता के इस मिशन को, जहां पे हर एक नागरिक भारत का पूर्ण सहयोग कर रहा है इस मूवमेंट के अंदर, उस मूवमेंट को तोड़ना चाह रहे हैं। और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मेरे से दो पैनलिस्ट ने बहुत बिल्कुल राजीव जी इस बात में कि इनके साथ उस तरीके का बर्ताव नहीं करना चाहिए जिस तरीके से इनको बैठा करके खाना दिया जा रहा है, प्रॉपर इलाज किया जा रहा है। ठीक है चंदेल साहब, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आपने अपनी प्रतिक्रिया रखी। अब हम जरा अश्विनी शाही साहब को जोड़ लें, लेकिन उससे पहले हम शैलन जी की भी प्रतिक्रिया ले लें, फिर शाही साहब एक साथ जवाब दे देंगे। शैलन जी, ये बताइए कि अब तक की जो पूरी दिशा है इस चुनौती से निपटने की, क्या आपको लगता है कि वो एक सही दिशा है? इस चुनौती के भीतर भी जो चुनौतियां अब हमें दिख रही हैं, एक चुनौती तो ये है, हमने बुलंदशहर का जिक्र किया, लोग सहज तौर पर आ सकते हैं लेकिन नहीं आ रहे हैं। अभी चंदेल साहब ने कहा कि दरअसल कुछ लोगों को वो सहजता पसंद ही नहीं है, इस वजह से हो रहा है। एक चुनौती ये जो रैपिड टेस्ट किट, जिस पर बड़ी उम्मीद भरी निगाह से देखा जा रहा था शैलन तिवारी जी, अब उस पर एक क्वेश्चन मार्क है और अब कुछ खुलासे इस तरह के हो रहे हैं कि साहब चाइना ने जानबूझकर इस तरह का छल किया है और हमें जो सही रैपिड टेस्ट किट हैं वो मुहैया नहीं करवाई हैं वगैरह वगैरह। तो इस पूरी सिचुएशन को देश के परिप्रेक्ष्य में शैलन जी और उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आप किस लिहाज से देखते हैं? शैलन जी आवाज मिल रही है, आप सुन पा रहे हैं? लगता है वहां तक वॉइस नहीं पहुंच रही है। जैसे ही हमारी आवाज पहुंचेगी हम शैलन तिवारी को दोबारा जोड़ेंगे। अश्विनी शाही साहब की तरफ हम रुख करना चाहते हैं। अश्विनी शाही साहब, एक तो ओवरऑल सिचुएशन, उस पर अपनी प्रतिक्रिया रखिए। हम 20,000 के आंकड़े के आसपास हैं, 19,900 केसेस हो चुके हैं, 640 मौतें देश में अब तक हुई हैं। उत्तर प्रदेश में भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं, चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं इस पूरी सिचुएशन पर। और ये जो एक चुनौती अलीगढ़ जैसी घटना है, हमको ये लगता है कि जब भी कोई घटना होती है सरकार सख्त एक्शन लेती है, कड़ा मैसेज देती है, तो ऐसा लगता है कि इस वक्त में अब इस तरह की दूसरी घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन 2-3 दिन 4 दिन गुजरते हैं और हम देखते हैं कि एक नई घटना सामने आ जाती है और उसका जो रूप है वो और भी ज्यादा खराब होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे अलीगढ़ के मामले में एक जो प्रोटोकॉल है कि 6 बजे से 10 बजे तक मंडी को खोलने के निर्देश दिए गए थे, 10 बजे के बाद जागरूक नागरिक होने के नाते व्यापारियों को, खासतौर से सब्जी विक्रेताओं को खुद ही बंद कर देना चाहिए था। पुलिस अपनी जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए वहां पहुंची, अलबत्ता उनकी बात मानते उन पर पत्थर बरसाए गए। अश्विनी जी, आपने देखा होगा कि हमारे कुछ पुलिसकर्मियों को, कुछ योद्धाओं को चोटें भी आई हैं, उनको खून वगैरह भी, चोटिल हुए हैं, तस्वीरें आपने देखी होंगी। ये स्थिति क्यों नहीं सुधर रही है? और जैसे देश में अब एक अध्यादेश लाकर ये स्थिति बनाई गई कि साहब स्वास्थ्य कर्मियों से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, अगर करेगा अश्विनी शाही साहब तो फिर उसे बहुत ही कड़े और बड़े परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ऐसा क्या उत्तर प्रदेश में भी कुछ सोचा जा रहा है हमारे इन कोरोना योद्धाओं के लिए, शाही साहब? राजीव जी, देखिए अभी क्या है, उत्तर प्रदेश में या देश में सबसे बड़ा निंदनीय घटना हो रही है, जहां भी हो रही है। हम लोग इस पर कई बार चर्चा भी कर चुके हैं। आज के दिन में जो अध्यादेश लाया गया उसके पहले आप बरेली की घटना देखिए। बरेली में जो घटना हुई, दोपहर में घटना होती है, शाम को योगी सरकार ने तुरंत रास्ता लगाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश तो पहले से ही चैतन्य है जी, क्योंकि आज 1400 घटनाओं में आप
उसको चिन्हित करिए। लगभग 1000 से ऊपर उसमें जमाती हैं। उसमें नहीं तो उत्तर प्रदेश बहुत ही साफ और सुथरा माहौल देने जा रहा था इस देश को, लेकिन ये बीच में ये जमाती जो जितने बड़े जाहिल हैं, आज भी आपने सवाल किया, कई सवाल किया, उसमें 200 से ऊपर लोग अभी भी फोन बंद करके घूम रहे हैं अपना। उनको इंसान होने का नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो हैवान है। उनको कम से कम बताना चाहिए, सामने आना चाहिए। और उनके कुछ जो है नेता टीवी पर आकर उनके जाहिलियत की वकालत भी कर रहे हैं। वो हिंदुस्तान के खैरख्वाह नहीं है। रासुका इन लोगों पर भी लगाया जाना चाहिए। उनको ये बता रहे हैं कि वो उनके इतने खैरख्वाह हैं, उनको अपील नहीं कर रहे हैं कि आ जाओ भाई, आ जाओ, बता दो तुम्हारे लिए हो रहा है, देश के लिए हो रहा है। ये कोरोना का स्वरूप बदल रहा है। कोरोना में पहले कुछ सिम्टम पाए जाते थे, अब सिम्टम भी नहीं मिल रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं। उसके बावजूद भी ये लोग जाहिलियत की हद कर रहे हैं। एक समय देश में ये था जब हम लोग पोलियो ड्रॉप पिलाने की बात चल रही थी, तो एक हवा उड़ाई गई कि पोलियो में ना पिलाया जाए, इससे ये होता है, उससे वो होता है, ज्यादा गहराई में मत जाया जाए। लेकिन कुछ हवा अफवाह उड़ाई गई थी। आज भी वही जाहिलियत है। कहीं पर बेचारे डॉक्टर हमारे, पुलिसकर्मी हमारे दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, उनका भी परिवार है, उनके भी लोग हैं, अपने घरों को छोड़कर देशवासियों की सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी कोई ये सोचने को नहीं तैयार है कि हम उनका सहयोग करें, हम उनका साथ दें। आज की घटना अनावश्यक घटना है। प्रोटोकॉल अगर है 10 बजे 11 बजे तक का, तो उसमें आप दुकान बंद कीजिए। ठीक बात। दुकान अगर पुलिस कह रही है बंद करने के लिए, तो ठीक है भाई, 10 बजे की वजह 10:30 बजे तक बंद हो जाता है, जबकि ये पहले से चली आ रही है। 1 हफ्ता 10 दिन से ये नियम लागू है। लेकिन अचानक का लोग प्रकट हो जाते हैं, शांति दूत वहां से, उसके बाद वहां से पत्थर चलना शुरू होता है, पुलिसकर्मी घायल होता है। योगी सरकार में आज अध्यादेश लाया गया है, गिरफ्तार करके सबके ऊपर रासुका लगाया जाएगी। आज तो पूरे देश के ऊपर अध्यादेश आ गया है। और देखिए, एक दिन याद आ रहा है मुझे, हम लोग यही चर्चा कर रहे थे राजीव जी, मैंने आपसे कहा था इस चीज को कि ये जो भी घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाएं इसलिए हो रही हैं कि हमारे डॉक्टर हड़ताल करें, और जो कि नहीं करेंगे। मैंने यही कहा था। देखिए, आज वो स्थिति बन गई थी। आईएमए ने घोषणा कर दिया था कि 1 दिन के लिए हम लोग हड़ताल करेंगे। हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने, भारत सरकार ने उस पर संज्ञान लिया, उन लोगों को दिया, आश्वासन दिया कि नहीं भाई चलिए ठीक है। और आज कैबिनेट की बैठक बुलाकर 123 साल पुराने कानून में बदलाव किया गया है और नॉन अवेलेबल है ये। आज अब इसके बाद जो करेगा, उसको गिरफ्तार करने के बाद स्थितियां उनकी समझ में आ जाएंगी कि क्या होने जा रहा है। उम्मीद तो यही की जा रही शाही साहब कि इतना कड़ा मैसेज जाए, और केवल मैसेज ही नहीं, इतनी कड़ी कार्रवाई हो। इसीलिए इतने कड़े प्रावधान रखे गए हैं कि हमारे जो वॉरियर्स हैं, हमारे जो योद्धा हैं, इस समय में स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन पर हमला करने या उन्हें चोटिल करने, किसी तरह से नुकसान पहुंचाने से पहले कोई भी असामाजिक तत्व या व्यक्ति एक नहीं 100 बार सोचे। अब सवाल यह है कि इससे घटनाएं रुकती हैं या नहीं रुकती हैं, क्योंकि अरविंद जी ने अभी एक प्रश्न उठाया था उस जहनियत को लेकर। हम उस पर आएंगे। शाही साहब, शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे एक स्थिति ले लेते हैं, फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे कि ये आंकड़ा क्या बता रहा है और वर्ल्ड सिनेरियो में क्या स्थिति है। शैलेंद्र जी, आपको लगता है कि इस चैलेंज से निपटने की जो दिशा है वो सही है? सरकार या फिर हमारा प्रशासन सही रास्ते पर आगे बढ़ रहा है? इस मौजूदा स्थिति को शैलेंद्र जी आप किस निगाह से देख रहे हैं? देखिए, ये भी जो चीजें चल रही हैं उनको देख करके लगता नहीं है कि हम सही दिशा में हैं, क्योंकि हम अपने कारोबार को छोड़ करके जो है सरकार के सहयोग में सब बंद किए बैठे हैं। लेकिन कहीं पर कोई जांच के जो सिस्टम है वो फेल है, और जो मशीनें आई हैं उसका हाल आपको पता ही है कि वहाँ उससे सर्वे भी ठीक से उसमें गलत रिपोर्टिंग आ रही है। तो इस तरह की चीजों को देख करके लगता है कि सरकार केवल लॉकडाउन के सहारे है, और मुझे लगता है कि इससे काम चलने वाला नहीं है। सरकार को जो है जांच के संसाधन और ज्यादा लगाने पड़ेंगे और ज्यादा उसमें पड़ेगा, क्योंकि इन सब चीजों की वजह से जवाब देना। बिल्कुल जवाब लेंगे, वो बात पूरी करें सर, जवाब लेंगे। हाँ बोलिए शैलेंद्र जी, बोलिए। लगातार इस तरह की चीजें चल रही हैं। आप इससे समझिए, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि डबल का आंकड़ा जो है, इस तरह की चीजें बता रहे थे। मुझे लगता है कि इस वक्त जरूरत है जो मशीनों की, मशीनरी की, जांच की, जिससे कि आम पब्लिक को राहत मिले, क्योंकि गरीब आदमी जो मध्यम वर्गीय है वो पूरी तरह से पिसता जा रहा है। और समझ लीजिए कि समस्या उसके लिए दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस समस्या से बचने के लिए सबसे जरूरी जांच है, क्योंकि केवल लॉकडाउन ही समाधान नहीं है। लॉकडाउन से आप
बच सकते हैं। कितनी देर बचेंगे ये समस्या है। अभी आप लखनऊ को देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश की स्थिति देख रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें बहुत सावधानी के साथ जांच बढ़ाने की जरूरत है, गंभीरता से जरूरत है। अच्छा, इसे अगर अब आप शैलन जी एक आलोचना सवाल, समझते हैं। शैलन जी तुरंत एक सवाल और फिर आपकी बात पर टिप्पणी भी और जवाब भी सत्ताधारी पार्टी से। आपने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार केवल लॉकडाउन के सहारे है। हमारा प्रश्न है कि ऐसा क्यों लगता है? एक दो बात तो आपने कही, लेकिन ऐसा आपको क्यों लगता है कि सरकार केवल लॉकडाउन के सहारे है? क्योंकि कल देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नहीं है आईसीएमआर हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, लेकिन कल का जो टेस्टिंग का आंकड़ा था वो 4,80,000 के पार था। यानी टेस्टिंग लगातार बढ़ाई गई है। फिर भी आप क्यों ये कह रहे हैं कि साहब उतने टेस्ट नहीं हो रहे हैं जितने होने चाहिए? इस बात पर हमें जवाब दीजिए, फिर आपकी बात पर हम शाही साहब से उत्तर लेंगे। बोलिए, क्यों लग रहा है कि केवल लॉकडाउन के सहारे ही सरकार देश को छोड़े हुए है? देखिए, अभी जो स्थिति आई है, जो किट आई थी, उस किट की स्थिति आपने देखा क्या सही है। उसमें तमाम सरकारों की स्थिति बनी हुई है। सरकार को मुझे लगता है कि जितना ताकत वो इन सब चीजों में लगा रहे हैं, तो मीडिया में आने में, उन पे आने में, डिबेट करने में, मुझे लगता है कि उससे ज्यादा जरूरत सरकार को ताकत लगाने की है। आम जनमानस को जो है लाभ पहुंचाने की जरूरत है, जांचें ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। हो सकता है ये 4 लाख का आंकड़ा 8 लाख होता, हो सकता है, लेकिन अगर आप उस पर पहले से ध्यान देते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हीरा हवाली का जो है नजरिया है, जिसकी वजह से आज ये स्थिति बनी हुई है। मुझे लगता है कि पूरी ताकत के साथ सरकार को 4 लाख के आंकड़े को 8-10 लाख पहुंचाना चाहिए था, तब स्थिति दूसरी होती। अच्छा, तो अभी भी आपके मुताबिक सरकार ने पूरी ताकत नहीं लगाई है। अगर सरकार पूरी ताकत लगाती तो ये 4 का आंकड़ा 8 पर हो सकता था, और इसी तर्क के सहारे आप ये कह रहे हैं कि सरकार केवल लॉकडाउन के सहारे बैठी हुई है। शाही साहब, बगैर इफ एंड बट के जवाब दीजिए जो कह रहे हैं शैलन तिवारी जी। राजू जी, देखिए, मैं अपने कांग्रेसी मित्र को ये बताना चाहूंगा, इन्होंने बहुत आरोप लगा दिए हैं। और कौन सा आरोप लगा दिया भाई? कांग्रेस कौन सा आरोप लगा दिया हमने? काहे का आरोप है? मैंने सुना है। सुनिए, आप इसको आरोप क्यों मान रहे हैं? शैलन जी, शैलन जी, हम तो आप ही की बात पर प्रश्न पूछ रहे हैं, वो बोल रहे, फिर आप जरूर उत्तर दीजिएगा। शैलन जी, जरूर बोलिएगा, बोलिए। सुना, मैंने बीच में नहीं बोला। शाही साहब बोलिए, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि सरकार केवल लॉकडाउन के सहारे ही बैठी हुई है। आंसर करिए। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के 3 नेता, जो इनके शीर्षस्थ नेता हैं, पहले लोगों ने कहा कि लॉकडाउन गलत हुआ, फिर कहा उनका किसी ने नहीं कहा है। अरे सुनिए तो भाई, काहे बाद में नहीं बोल सकते आप? आपका नाम शैलन जी सोनी शाही नहीं है, मैं सोनी शाही बोल रहा हूँ। मुझे झूठ बोल रहे हैं। आप पूरी बात करने दीजिए। मैं कह रहा हूँ ना, आप सुनिए। मैं क्रमवार और तथ्यवार बात कर रहा हूँ, आप सुनिए उसको। बोलिए। कोई तथ्य नहीं है, ना कोई क्रम है, ना कोई तथ्य। अरे क्या क्रम है? सुनना नहीं चाहेंगे आप लोग? बिना शैलन जी सुन लीजिए, अपनी बारी पर पूरी बात रखिएगा, पूरा जवाब दीजिएगा। अभी उन्हें पूरा करने दीजिए। बोलिए शाही साहब, बोलिए। उसके बाद कहा गया कि नहीं लॉकडाउन, अभी इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, अभी इन्होंने कहा कि सरकार मीडिया में आ रही है। मीडिया में सरकार, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, देश आ रहा है, तो उनको किस हैसियत से, कांग्रेस के अध्यक्ष भी नहीं है, आए मीडिया में? 1 घंटे से ऊपर उनको पूरे देश की मीडिया ने अटेंशन दिया। इसलिए दिया कि आज पूरा देश एक होना चाहिए, और उस पर कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, उसके नेता है, वो बोलेंगे, देश को दिखाया जाएगा। उसमें उन्होंने कह दिया लॉकडाउन जरूरी ही नहीं है, लॉकडाउन में गलत किया गया, सिर्फ फौज है वो। उसके बाद आइए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ आईसीएमआर की किट के बारे में बता रहा हूँ मैं। किट जो आया है, अच्छा, हो सकता है गलत होगा, क्योंकि जब ये हो सकता नहीं है, अश्विनी जी, हो सकता नहीं है भाई। फिर वही बात कर रहे हैं आप, बीच में बोलने की बीमारी है आपको। आप सुनिए मेरी बात को। हो सकता है गलत हो, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अचानक राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां के मंत्री ने प्रेस बुला के कहा कि ये किट खराब है, और उस खराब किट में पूरे देश में ये गलत मैसेज चला गया। वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, किट नहीं खराब, इस तरीके से। आज एक सर गंगाराम हॉस्पिटल के बहुत बड़े डॉक्टर को मैं सुन रहा था टीवी पर, डॉक्टर वली, नाम कोट कर रहा हूं मैं जी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, क्योंकि देखिए मैं मेडिकल प्रोफेशन से नहीं हूं, उन्होंने कहा है आईजीजी और आईजीएम 2 चीजें होती हैं। अगर आईजीजी अगर बढ़ा हुआ है तो
इसका मतलब कि इम्यूनिटी सिस्टम ठीक है, रिपोर्ट नेगेटिव आएगी। अगर आईजीएम बढ़ा हुआ है तो उसमें रैपिड टेस्ट जो है उनका एंटीबॉडी का रैपिड टेस्ट होना चाहिए। तो इस तरीके से वो किट आई है। किट में आईसीएमआर ने मांगा है कि 2 दिन का हमको समय दिया जाए। आईसीएमआर ऐसी संस्था पर कांग्रेस ने सवाल उठाने का काम किया है। हो सकता, मैं मानता हूं, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि किट जो आई हो सही हो सकता है वो किट सही हो। आईसीएमआर कल को हमको दे कि नहीं किट सही है, आपकी जांच गलत की। ठीक। तो इस तरीके से कांग्रेस अफवाह फैलाने का काम कर रही है और कांग्रेस को कोई काम नहीं है। फिलहाल एक बात का और जवाब देना चाहूंगा। बोलिए, फिर हम उत्तर लेंगे। बोलिए। हिंदुस्तान में आज के डेट में, वर्ल्ड में आज 68 एक सर्वे एजेंसी ने, अमेरिका के सर्वे एजेंसी ने 68 नंबर दिया है, 68 अंक दिया है भारत के प्रधानमंत्री को कि यहाँ की व्यवस्थाएं ठीक है। हमारा 130 करोड़ जनता है हिंदुस्तान में, और जहां पर 6 करोड़ और 8 करोड़ है वहां की मॉर्टेलिटी रेट देख लीजिए। जो हमसे आज हम 147 नंबर पर वर्ल्ड में चिकित्सा में आते हैं। हमारी स्थिति ये है, इसका मेजर कारण है लॉकडाउन, जिसको हमारी जनता ने पालन किया है। शाही साहब बिल्कुल एकदम ठीक। तुरंत छोटा सा उत्तर लेते हैं। क्या उस वक्त शैलेंद्र जी कहना चाह रहे थे, फिर हम अपने विश्लेषकों के पास आते हैं। और आप कहते कहते आखिर में जिस बात को कह रहे थे उस पर हम और विस्तार से चर्चा करेंगे अपने विश्लेषकों के साथ। शैलेंद्र जी, अब आपको मौका है, जवाब दीजिए। क्या जवाब देना चाह रहे थे आप? बीच में जो कह रहे थे वो अब आपको मौका है। बोलिए, शाही साहब की बात पर क्या कहना चाह रहे थे? शैलेंद्र जी बोलिए। शैलेंद्र तिवारी जी बोलिए। कांग्रेस इसी टाइम गायब हो जाती है भाई साहब। शैलेंद्र जी देश से गायब हो रही है। लगता है शैलेंद्र जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। शैलेंद्र जी आप फोन पर हैं? शैलेंद्र जी बोलिए। हाँ बोलिए, जवाब दीजिए। अब जवाब दीजिए जो आप देना चाह रहे हैं। बोलिए। देखिए, ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक बीमारी हो चुकी है कि कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा दो, बस उसके अलावा कुछ नहीं। व्यवस्था पे बात नहीं करेंगे। मैं सीधी बात ये कह रहा हूँ कि यदि आपको आपको आप पास कोई प्रमाण हो, आप बताइए कि लॉकडाउन के लिए किसी ने मतलब जो है वो कहा हो। लॉकडाउन तो हमने पहले ही कहा कि लॉकडाउन ठीक है, अच्छा है, लेट हो गया, पहले होना चाहिए था। दूसरी बात, मैं बात कर रहा हूँ किट की, तो उस पर उनका हो सकता है। अरे खबर देखा करिए, चीजें साफ सामने हैं। अब मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये सीधी बात जानता हूँ, तमाम चीजों को लेकर के जो किट स्थिति सामने आई हुई है वो बहुत ही भयावह है। अगर ऐसे समय में किटों की जो चीजें हैं वो गड़बड़ होंगी तो हम पेशेंट के साथ, मरीज के साथ जो है कैसे सही इंसाफ कर पाएंगे। एक बात। दूसरी बात, अगर यदि आप ये कहते हैं कि हो सकता है, तो इस तरह की लापरवाही इतने बड़े पेंडेमिक में नहीं हो सकती है। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात है भाई साहब, आपने पेंडेमिक घोषित कर दिया है, महामारी, उसके बाद भी आप 4,500 रुपए, और सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कह भी दिया तब भी आप नहीं मान रहे, तो कैसे मान लिया जाए कि आप जिम्मेदार लोग हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक, अब ठीक, हम थोड़ा समझिए। ठीक है शाही साहब, शैलेंद्र जी आप लोग बने रहिए, हम थोड़ा आगे चलते हैं। एक तो आपने जो कहा उस पर हम अरविंद जी की राय लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया है, क्लियर कर दीजिए। हाँ ठीक है, वो हमें लगता है उनको जानकारी होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बात कह दी है। अरविंद जी, अरविंद जयतिलक जी, हमें ये बताइए कि क्या वाकई ऐसा लगता है अब तक जो स्थिति है जिस पर कांग्रेस पार्टी के नेता कमेंट कर रहे हैं कि साहब ऐसा लगता है कि सरकार लॉकडाउन के ही भरोसे है, क्या आपका ऑब्जर्वेशन भी ऐसा है या कहीं से कोई शंका आपको भी ये होती है? और अगर ये है तो फिर क्यों अमेरिका की एक एजेंसी प्रधानमंत्री मोदी को कोरोना से लड़ाई में दुनिया के बाकी नेताओं से थोड़ा बहुत नहीं बहुत आगे रखती है? आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के बड़े नेताओं के बीच जो सर्वे हुआ उसमें ट्रंप और शिंजो आबे जो जापान के नेता हैं उनसे बहुत आगे अंक मिले हैं। अगर ये सही है जो शैलेंद्र जी कह रहे हैं तो फिर एजेंसी की ये रेटिंग क्या इशारा कर रही है? सर बताइए। हेलो राजीव जी, देखिए सत्य की अनदेखी वही करता है जिसे असत्य से लाभ है। भारत के राजनीतिक दलों की रवायत होती है कि वह यह भी नहीं देखते हैं कि हालात, देश काल, परिस्थितियां किस तरह की है, देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। वे अच्छी तरह जानते हैं कि आज विपत्ति की स्थिति है और लॉकडाउन के अलावा दुनिया में कोई ऐसा विकल्प नहीं है जो इस कोरोना संक्रमित से बचा जा सके। अभी आज ही वियतनाम और सिंगापुर जैसे देश जो है 3 मई और आगे बढ़ा दिए हैं, अपने यहाँ भी बढ़ाए हैं, यानी लगभग ये जून तक जाएगा मामला उनके यहाँ।
और हम लोग कह रहे हैं कि नहीं, लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं है। सवाल ये उठता है कि आप चाहते क्या है, आप किस तरह यह देश को सुरक्षित रखना चाहते हैं। सिर्फ आलोचना करना ही एकमात्र उपाय नहीं होता, आपको सुझाव भी तो दीजिए। आपके पास क्या कोई सुझाव है? देखा जा रहा है कि कोई सुझाव नहीं, केवल सियासत की जा रही है। कांग्रेस पार्टी जो है कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेटर लिख रही है, कभी प्रधानमंत्री को लेटर लिख रही है। इस लेटर का क्या मतलब है? महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, हजारों लोग वहां पर जो है सड़क पर लॉकडाउन तोड़ करके निकल गए। दिल्ली में किस तरह से लोग निकल गए। ये तमाम तरह की विसंगतियां हैं। राजनीतिक दलों को चाहिए कि ये राजनीति से थोड़ा ऊपर उठ करके जो देश के हालात हैं उस पर चिंता करें, उसकी समीक्षा करें, विमर्श करें और जितना अधिक से अधिक हो सहयोग दे। राजनीति करने के लिए वक्त आएगा जब देश जो इन परिस्थितियों से उभर करके निकलेगा तो हालात ऐसे बनेंगे, आप राजनीति करिएगा, सरकार की जो कमियां उसको गिनाइएगा, लेकिन आज हालात नहीं है। अगर ऐसा होता तो WHO से लेकर के अमेरिका की सर्वे कंपनी जो है देश के प्रधानमंत्री को जो है अव्वल नहीं ठहराती। विश्व की महाशक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति 8वें पोजीशन पे है, ब्रिटेन के 7वें पोजीशन पर। इस तरह से तो कम जो है जो सत्य चीज है उसको स्वीकारना चाहिए और अपना सहयोग जो है किस तरह से समाज को, देश को जाए, इस पर गंभीरता से विमर्श और विचार करना चाहिए। ठीक है शैलन जी आंसर करिए। शैलन जी आप जवाब देना चाहते हैं, आंसर करिए। कौन साहब है, बोल कौन रहे थे? अरविंद जयतिलक जी सम्मानित वरिष्ठ विश्लेषक हैं जो आपकी बात पर टिप्पणी रख रहे थे, बोलिए, जवाब दीजिए। तो ये जब ये विश्लेषक हैं तो ये काहे राजनीतिक बात कर रहे हैं? ये तो हमको ज्ञान दे रहे हैं, खुद राजनीतिक बात कर रहे हैं। विश्लेषक हैं ये। हम जो है आंकड़ों पे चलेंगे। आंकड़े तो इन्होंने आर्थिक उसके मंदी के भी दिए थे। आंकड़ों देने से क्या होता है? किसी भी चीज की व्यवस्था आप समझिए। मैं सीधी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। उससे पहले एक छोटी सी बात, अगर बहुत छोटी सी बात शैलन जी, अगर आप आंकड़ों के लिहाज से इस कोरोना वायरस और इस चुनौती को देखें तो आंकड़े भी तो भारत के पक्ष में फिलहाल खड़े हैं। शैलन जी आंकड़ों को ही देख लीजिए आप। हम अभी 20,000 कोरोना पॉजिटिव इन्फेक्टेड रेट पर हैं, 20,000। हमारे यहां जो देखिए वैसे तो तुलना एक देश की दूसरे देश या एक कैजुअलिटी की दूसरी कैजुअलिटी से बिल्कुल भी सही नहीं है। एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और चुनौतीपूर्ण परिस्थिति होती है, लेकिन चूंकि आपने आंकड़े का जिक्र किया शैलन जी, तो आंकड़ों की रोशनी में भी मैं आपको बता रहा हूं। अब आप अपनी बात रखिए, बिल्कुल रखिए। देखिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ अभिनंदन जी, बहुत सीधा और सिंपल बात है जो शायद काबिल लोगों की समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि वो ज्यादा काबिल हैं। हम लोग तो कुछ किए ही नहीं है, कुछ जानते ही नहीं है, इसलिए ये लोग ज्यादा काबिल हैं। बता दे रहा हूँ स्पष्ट। आप जिन आंकड़ों की बात कर रहे हैं वो लॉकडाउन के साथ ही जो आम आदमी, कॉमन मैन जो इस चीजों को समझ करके लॉकडाउन में है, लॉकडाउन को फॉलो कर रहा है, लॉकडाउन का पालन कर रहा है, उसकी स्थिति में जो है वो उस स्थिति में जब वो आपके साथ खड़ा है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है और बढ़ चढ़ के अपने साधन संसाधन की व्यवस्था करके चीजों को बस जो है और आगे तक ले जाए। अब हमने जो सवाल खड़ा किया है वो ये खड़ा किया है कि आप मेडिकल पे काम कीजिए। अभी उत्तर प्रदेश में वो कह रहे हैं कि हम जो है वो पूर्वांचल का एक्सप्रेस बनाना शुरू कर दो। अरे यहाँ आदमी वेंटिलेटर नहीं पा रहा है, ICU नहीं पा रहा है, आप सड़क बनाना शुरू कर दे रहे हैं। क्या मतलब है इसका? ये तमाम चीजें हैं, इसको आप आरोप मत समझिए। सबसे बड़ी चीज है आज की तारीख में सरकार को चाहिए कि वो मेडिकल इक्विपमेंट करे, अस्पताल पे बात करे, इन चीजों पे काम करे। वो बात कर रही है उसकी क्या नाम है, अब देखिए शैलन जी, बाजारों में मिल रहा है ना बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है शैलन जी आपकी बात। वैसे तो अरविंद जी और शाही साहब इस बात को आंसर करेंगे। हम बिल्कुल शैलन जी बस छोटा सा उत्तर सुन लीजिए, वैसे हम शाही साहब से पूछेंगे और वो आंसर करेंगे। अरविंद जी की बात पर आपने टिप्पणी की, अरविंद जी आंसर करेंगे। चंदेल साहब को हम जोड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में सरकार की प्राथमिकता यह है इस पैंडेमिक में कि वो टेस्ट जो इक्का दुक्का जगह भी नहीं होता था, शैलन जी आपको जानकारी होगी, आप लखनऊ में रहते हैं, वो टेस्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हो, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। हमें लगता है कि 70-80% इसमें कामयाबी मिल चुकी है। 70-80% कामयाबी मिल चुकी है। बाकी जो रह गया है उसके लिए और भी प्रयास किया जा रहा है। फिर भी शैलेंद्र जी, फिर भी आप जो कह रहे हैं वो प्रश्न हम पूछेंगे, लेकिन एक बार शाही साहब हम जरा अरविंद जी की बात पर वो टिप्पणी कर रहे थे, हम जरा अरविंद जी को मौका देना चाहते हैं कि वो उनको जवाब दें। अरविंद जी क्या जवाब देना चाहते हैं, बोलिए।
चंदेल साहब आ रहे हैं। राजीव जी देखिए, अब क्योंकि वो राजनीतिक व्यक्ति है शैलेंद्र जी, तो नजरिया भी उसी तरह का है, तो हर एक व्यक्ति को जिस तरह का चश्मा लगाता है सामने वाला उसी तरह दिखता है। शायद उनको लग रहा है कि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ। खैर कोई बात नहीं, उनकी ये लोकतांत्रिक अधिकार है कहने का। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अब देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पिता की निधन हुई और किस तरह वो जो है रणनीति बनाने में लगे रहे और किस तरह से राज्य की सुरक्षा हो, यहाँ पर कोरोना वायरस न फैले, इससे अधिक गंभीर और कोई मुख्यमंत्री कैसे कहा जा सकता है। बावजूद इसके जो उंगली उठाई जा रही है, ठीक है, उनका राजनीतिक कर्म है, धर्म है, अपना उठाए, लेकिन इसके बावजूद भी देखिए उत्तर प्रदेश में पूरे देश का लगभग जो हर 5वां 6वां व्यक्ति उत्तर प्रदेश से आता है, लेकिन यहाँ संख्या कोरोना संक्रमित की केवल 1400 के आसपास है। 21 लोगों की मृत्यु हुई है। वहीं महाराष्ट्र में आप देखिए कि 200 से अधिक लोग की जान गई है। गुजरात में भी मैं कहूंगा कि वहां भी जान गई है, दिल्ली में भी गई है। लेकिन क्या इस तरह से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो टिप्पणी कर रहे हैं क्या उचित है? कम से कम न्याय की बात करें। और आपने तो बहुत सही राजीव जी आंकड़ों के जरिए उनको समझा दिया कि विश्व की जो महाशक्तियां हैं, आज जो है वहां पे लाखों लोग यूरोप में जान चली गई, 26-27 लाख से ऊपर संक्रमित है और भारत कितना हिम्मत से मुकाबला कर रहा है लॉकडाउन के जरिए। सबसे बड़ा मंत्र लॉकडाउन है, बावजूद वो उंगली उठा रहे हैं, तो ठीक है, उनकी जिम्मेदारी है, उनका कर्तव्य है, उनका अधिकार है। बिल्कुल ठीक। हम अरविंद जी चंदेल साहब को जोड़े, लेकिन उससे पहले शाही साहब से हम उत्तर जरूर चाहेंगे। शैलेंद्र तिवारी ये कह रहे हैं, अश्वनी शाही जी, उनकी बात का शायद अर्थ ये निकल रहा है कि अभी प्रायोरिटी केवल मेडिकल सुविधाएं या मेडिकल ट्रीटमेंट या इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन आज जो गोरखपुर एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर काम शुरू हुआ, बुंदेलखंड में एक्सप्रेसवे पर काम शुरू हुआ, वहाँ बहुत सारे मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग बरतते हुए काम पर लगे, तो वो शायद उस प्रायोरिटी पर उसकी आलोचना कर रहे हैं, उस पर वो हमला बोल रहे हैं। तो क्या कोई मिस प्रायर स्थिति है उत्तर प्रदेश में? जवाब दीजिए शैलेंद्र जी की बात का। राजीव जी देखिए, मैं शैलेंद्र जी की जानकारी को थोड़ा सा अपडेट करना चाहता हूं। शैलेंद्र जी, ये जो कोरोना आया है, कोरोना बता कर नहीं आया है। कोरोना पूरे विश्व में एक साथ आया है। उसके बाद भी मैं बता रहा हूं कि आज पूरे देश में, पूरे देश की मैं बात बता रहा हूं, 723 अस्पताल कोरोना के हैं पूरे देश में। 2 लाख से ऊपर लगभग बेड हो चुके हैं। 24,000 आईसीयू सिर्फ कोरोना के लिए है। 12,000 से ऊपर वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई है, बाकी और आ रहा है। 12,000 हो चुका है। 77 घरेलू, बिल्कुल शैलेंद्र जी, पूरा मौका मिलेगा, जैसे आपने पहले कहा, हमने जवाब लिया। अब एक बार चंदेल साहब के पास होकर तब हम आएंगे, जरूर अपनी बात कहिएगा शैलेंद्र जी। आप जानते हैं कि हम बराबर का हक, बराबर की हिस्सेदारी डिबेट में सबको देते। जवाब दीजिए शाही साहब, आप बोल रहे थे, बोलिए। 77 घरेलू कंपनी पीपीई का किट बना रही है, घरेलू कंपनी इंडिया की। 1,88,00,000 पीपीई किट का ऑर्डर है, जिसको पूरा कर रही है वो। 25 लाख से ज्यादा मास्क दिए जा चुके हैं डॉक्टरों को। 2.5 करोड़ का हमारा ऑर्डर है। और मैं बताना चाहता हूं कि इनके कांग्रेस के लोगों को सिर्फ आरोप, कोई मतलब नहीं है किसी चीज से। इनके नेता क्यों नहीं बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आज इनकी आवाज निकल रही है कि सरकार काम नहीं कर रही है। एक 1400 में 1,000 जमाती हैं। प्रियंका जी ने बोला, राहुल जी ने बोला, सोनिया जी ने बोला, कि इनके किसी नेता ने बोला, इनके अध्यक्ष लल्लू जी कुछ बोला जमातियों पर? कभी भी कोई आवाज निकली कि वहां पर लोग हैं? उसके बाद भी लोग कहते हैं कि लोग ये सवाल उठाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, आज के डेट में जो बेस्ट पॉसिबल है उसी को करने पर लगी हुई है। ठीक है, अब चंदेल साहब एक टिप्पणी, देखिए बहुत देर से हम चंदेल साहब के पास नहीं जा पाए, एक टिप्पणी इस पर हम चंदेल साहब से लेना चाहते हैं, जहां पर चर्चा इस वक्त खड़ी है, चल रही है, और फिर हम शैलेंद्र जी आपके पास आ रहे हैं। चंदेल साहब, इस पूरी सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई लॉकडाउन के सहारे ही है? क्या वाकई और दूसरी चीजें जो ज्यादा की जानी चाहिए वो नहीं की जा रही हैं क्या? राजीव जी देखिए, पहले तो मैं शैलेंद्र जी से एक बार पूछ लेता हूँ ये चीज कि अगर मैं कुछ प्रतिक्रिया दूं तो उसमें सर पॉलिटिकल तो नहीं समझेंगे ना? ऐसे राजनीतिक विश्लेषक हैं तो विश्लेषक जैसा ही प्रतिक्रिया देंगे कि आम आदमी की तरह देंगे। तो मैं शुरुआत बताऊं सर, सबसे पहले तो आंकड़ों में सच में मतलब मैंने इतनी कमजोरी तो मतलब अपने कॉलेज के दिनों में किसी वीक बच्चे में नहीं देखी जितनी कांग्रेस पार्टी के अंदर है। इनको अभी तक आंकड़े क्लियर ही नहीं है कि देश भर के अंदर आज 2,144 कोरोना अस्पताल बनाए जा चुके हैं, 287 से ज्यादा लैब बनाई जा चुकी हैं, 4.5 लाख लोगों से ज्यादा अधिक लोगों का टेस्ट हो चुका है।
काफी सारी प्रोविजन, काफी सारी नई चीजें बहुत ही कम समय के अंदर हुई है, जो कि अगर आप दुनिया के आंकड़ों को देखें तो तब आपको समझ में आएगा कि भारत कहां स्टैंड करता है। जहां तक बात रही कि कांग्रेस क्या कर रही है, इसके अंदर देखिए, कांग्रेस तो बहुत कुछ कर रही है। राहुल गांधी जी बोलते हैं कि जी चावल छीन करके गरीबों का उसका सैनिटाइजर बनाया जा रहा है। तो जब इस थॉट प्रोसेस के साथ, इस सिचुएशन के अंदर इतने बड़े नेता कांग्रेस के आ करके, राहुल गांधी जी जैसे, ये सारी चीजें बोलेंगे तो किस दिशा में कांग्रेस है, देखिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस समय पर देश को एक होकर के काम करने की जरूरत है। आप किसी भी तरीके के आरोप प्रत्यारोप से बचें। सारी सरकारें एक साथ मिलकर के काम कर रही हैं। और अगर आप महाराष्ट्र का भी अगर इंसिडेंट देखेंगे तो 2 संतों की जो हत्या हुई, उसके अलावा काफी सारी जगहें ऐसी हैं जहां पे इन लोगों की जोड़ तोड़ की सरकार बनी हुई है और वहां पे इस तरीके की चीजें हो रही हैं। बात रही कि रोड बनने का या यहाँ पर बुंदेलखंड में ये काम स्टार्ट हो गया, तो सर पहले लॉकडाउन के अंदर जान बचाने के लिए ही कंप्लीट करा गया था पहले लॉकडाउन को। दूसरे लॉकडाउन के अंदर मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया था कि जान है तो जहान है। अब पहले वाले के अंदर जब काम की चीजों को नहीं चालू किया गया तो इनका आरोप ये था चैनलों पर कि जी गरीब आदमी को आज रोटी नहीं है, गरीब आदमी को खाना नहीं है, गरीब आदमी जाएगा कहां। जब काम शुरू करा गया, पार्शियली शुरू करा गया है, कंप्लीटली नहीं शुरू किया गया है, पूरी वर्कफोर्स नहीं शुरू किया गया है, सारे नॉर्म का पालन किया। चंदेल साहब बिल्कुल सही। अब जवाब, शैलन जी आप फोन पर हैं हमारे साथ, सुन रहे हैं? जी सुन रहा हूं। अब जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात तो इनको ये बता दीजिए कि आंकड़ा मैंने कोई दिया नहीं है। इनको इनके कान में तेल डलवा दीजिए कि हमने कोई आंकड़ा नहीं दिया है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इन सारी चीजों को आप उसको नजरिया बदलिए। मैंने सीधे सीधे कहा कि ये जो जितनी भी चीजें तैयार हो रही हैं, आज सबसे पहली प्रायोरिटी हॉस्पिटैलिटी होनी चाहिए, उस पर मैनेजमेंट होना चाहिए। अभी मैं चल रहा हूँ, किसी मेडिकल स्टोर पर मैंने पूछा मास्क कितने का है, तो जो 5 रुपए का मास्क था वो 40 रुपए का मास्क है। आप ये समझ लीजिए, ये है उत्तर प्रदेश की व्यवस्था। तो गरीब आदमी की स्थिति इस तरह से बनी हुई है। कल की तारीख में एक व्यक्ति उन्नाव से चला, बनारस पहुंचते पहुंचते पैदल वो मर गया, और वो अभी वहां बिहार पहुंचने की स्थिति उसकी मिट्टी की भी नहीं आई, और वहां पर मिट्टी पुलिस वालों ने जलाई उसकी। ये उत्तर प्रदेश की व्यवस्था है। ये जो लोग यहाँ टीवी पे बैठकर ज्ञान दे रहे हैं ना, ये सड़क छाप वाली बातें कर रहे हैं। मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ कि एक चीज मैनेजमेंट की है, राहुल गांधी की व्यवस्था की है। आलू डाला एक तरफ से और दूसरी तरफ से सोना निकाल लिया। इतने बड़ा साइंटिस्ट सर कोई नहीं बैठा टीवी पे, मानते हैं सड़क छाप बात कर रहे हैं। सबसे बड़े ज्ञानी जो कांग्रेस के अंदर बैठे हुए हैं उस समय, तो वो तो मतलब सुनो अंग्रेजी मत पढ़ो, शैलेंद्र जी सुनो। मेरे को नहीं, देखिए संयम और भाषा का ख्याल रखिए। एक दूसरे को लेकर जब टिप्पणियां करें, प्लीज भाषा और संयम का आप ख्याल रखें। किसी भी तरह की कोई गैर जिम्मेदार या फिर असंसदीय टिप्पणी, खासतौर से ऐसी जो किसी के निजी सम्मान को आहत करती हो, हम दोनों लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो प्लीज ना करें। शैलन जी पूरी करिए अपनी बात। शैलन जी पूरी करिए। सीधी सीधी बात कह रहा हूँ, ये इतने हल्के लोगों को मत बुलाया करें जी, जो आलू सोना ढूंढ रहे हैं। इनको तमीज नहीं है कि आलू सोना कोई निजी, आप अपनी बात रखें, कोई निजी टिप्पणी नहीं, बात रखिए आप, बोलिए, पूरा करिए। कोई हल्का आदमी नहीं, ऐसे मूर्खों को आप बुला लेते हैं। पूरा करिए। देखिए प्लीज, निजी टिप्पणी, कोई निजी टिप्पणी एक दूसरे पर मत करिए, सबका अपना सम्मान है। प्लीज आप विषय पर बात पूरी करें। आज की तारीख में पूरी की पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है, उस पे काम करने की जरूरत है। मेडिकल की प्रॉब्लम है, 3200 लोग जो काम नहीं कर रहे हैं वो बाहर पड़े हुए हैं, उनको लाने की जरूरत है। इन तमाम चीजों पे काम करने की जरूरत है। आप उस पे आकर ज्ञान ढकेलने लग जाओ कि वो काम नहीं किया, यहाँ काम नहीं किया, वहाँ काम नहीं किया, राहुल गांधी नहीं कर रहे और सरकार। शैलेंद्र जी, हमें लगता है कि जो भी सार्थक आपके सुझाव होंगे उन पर सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए, जरूर काम करना चाहिए, जरूर उस पर चिंतन मनन करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का लगातार हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रियाएं देने के लिए। कुल मिलाकर चुनौती बढ़ती जा रही है, आंकड़े आप देख ही रहे हैं। हम तकरीबन रोज ही आपको आंकड़ों की स्थिति बताते हैं। ऐसे में हमारी और आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है उन्हीं बातों को, उसी फॉर्मूले को अपने ऊपर लागू करने की जिसको अब तक हम करते चले आ रहे हैं। क्या? सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन और पर्सनल हाइजीन, ये जो मंत्र हैं इस कोरोना वायरस से लड़ने के, इनको कतई नहीं छोड़ना है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम न्यूज पर खबरें जारी हैं।